बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 91 मुलाहिज़ा फरमाए। 10 मिनट बाद ही एक और आवाज़ ने हम सब को बुरी तरह चौंका दिया। वो हेलीकॉप्टर के परों की आवाज़ थी। हम सब ऊपर देखने लगे लेकिन कॉप्टर नजर नहीं आया। बुम्मा ने कश्ती को कुछ और किनारे की तरफ ले लिया। 2 मिनट बाद कॉप्टर खुश्की की तरफ से दरख्तों के पीछे से नमूदार हुआ और हमारे ऊपर से होता हुआ दरिया की गहराई की तरफ चला गया। हम कॉप्टर को दूर जाते हुए देखने लगे। कॉप्टर एक तवील चक्कर काट कर वापिस आ रहा था। वफा बच्चे को गोद में लेकर उसके ऊपर ऊंद गई ताकि अगर कॉप्टर से गोलियां चलाई जाएं तो बच्चा महफूज रहे। बुम्मा ने कश्ती का कंट्रोल संभाल रखा था। मैं, जानकी और सोनिया राइफलों का रुख ऊपर किए तैयार बैठे थे। कॉप्टर से शायद हमें देख लिया गया था क्योंकि उसका रुख अब सीधा हमारी तरफ ही था। बुम्मा की नजरें कॉप्टर पर जमी हुई थी। कॉप्टर ने जैसे ही झुकना शुरू किया, बुम्मा ने बड़ी तेजी से व्हील घुमा दिया। कश्ती एकदम मुड़ी और तेजी से खुले पानी की तरफ निकलती चली गई। उस वक्त कश्ती उलटते उलटते बची थी। बुम्मा की इस खतरनाक हिकमत अमली ने हम सबको बचा लिया था क्योंकि जैसी कश्ती मुड़ी थी उस वक्त कॉप्टर से गोलियों की बारिश शुरू हो गई थी और गोलियां पानी की सतह को चीरती हुई दरिया की तह तक चली गई थी। कॉप्टर काफी आगे जाकर ऊपर उठा और वापस आने के लिए फजा में चक्कर काटने लगा। बुम्मा ने भी कश्ती को बड़ी फुर्ती से किनारे की तरफ घुमा दिया। इस मरतबा वो कश्ती को पानी पर झुकी हुई दरख्तों की शाखों तक ले गया था। हेलीकॉप्टर मुड़कर गोलियां बरसाए बगैर खुश्की की तरफ चला गया। वो लोग शायद कश्ती को नहीं देख सके थे। बुम्मा ने कश्ती कुछ और आगे ले जाकर इंजन बंद कर दिया। कॉप्टर वापस आ रहा था और इस मरतबा उसके नीचे सर्च लाइट जल रही थी। तेज रोशनी के दायरे खासे वसी इलाके को घेरे में ले रखा था। हमने अभी तक फायरिंग का जवाब नहीं दिया था जिससे शायद कॉप्टर वाले ये समझे होंगे कि हमारे पास एमुनेशन खत्म हो चुका है। कॉप्टर हमारे सरों के ऊपर से गुजर गया। इस मरतबा वो वापस मुड़ा तो काफी नीचे था। वो लोग दरिया के अंदर की तरफ किनारे के साथ साथ परवाज करते हुए हमें तलाश कर रहे थे। हमारी कश्ती झाड़ियों के अंदर और दरख्तों की शाखों के बिल्कुल नीचे थी। हम दम साधे अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। वो रहे उन झाड़ियों में। कॉप्टर से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी, वापस मुड़ो, जल्दी करो। कॉप्टर हमसे चंद गज आगे निकल चुका था। मेरे ज़हन में फौरन ही एक ख्याल उभरा, अभी या फिर कभी नहीं। मैंने चीखते हुए फायर खोल दिया। सोनिया और जानकी ने भी राइफलों के दहाने खोल दिए। बुम्मा भी राइफल संभाल चुका था। 4 ऑटोमेटिक राइफलें बैक वक्त चिंगाड़ रही थी। रोशनी की लकीरें बरकी कूंदों की तरह हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही थी और फिर न जाने हम में से किसकी गोली कॉप्टर के फ्यूल टैंक में लगी। जोरदार धमाका हुआ। हेलीकॉप्टर के पर खचे उड़ गए। आग का एक बड़ा सा गोला हवा में तैरता हुआ दरिया के वस में जा गिरा। बुम्मा ने राइफल छोड़कर कश्ती का कंट्रोल व्हील संभाल लिया। उसने इंजन स्टार्ट किया और एक लम्हा जाया किए बगैर कश्ती को हरकत में ले आया। कश्ती किनारे के करीब रहकर तेजी से लहरों पर उछलती हुई आगे बढ़ती रही। कई मील तक हम किनारे के साथ साथ सफर करते रहे। इसी दौरान में किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं आई थी। ना तो किसी कश्ती ने हमारा ताकुब किया था और ना ही किसी और हेलीकॉप्टर ने। बुम्मा अब कश्ती को दरिया के वस्त में गहरे पानी में ले आया और उसकी रफ्तार भी बढ़ा दी। वो गहरी नजरों से तारीकी में इधर उधर भी देख रहा था और फिर अचानक ही उसने इतने जोर का नारा लगाया कि मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। जानकी वगैरह भी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ बुम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने पूछा। हम मौत की वादी से निकल आए हैं, बुम्मा ने जवाब दिया। डेंजर जोन बहुत पीछे रह गया है। वो पहाड़ी चोटी देख रहे हो? उसने बाईं तरफ इशारा किया जहां बहुत दूर तारीकी में लिपटी हुई एक बुलंद पहाड़ी चोटी नजर आ रही थी। वो माउंट सालवीन है, बुम्मा कह रहा था। बर्मा का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला जो मीलों दूर तक चला गया है। अब हमें गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ से कोई खतरा नहीं है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया लेकिन मुझे इस बात पर हैरत जरूर थी कि जनरल खोराट ने हमारा पीछा कैसे छोड़ दिया था। हमने उसका जितना नुकसान किया था उसके पेश नजर तो उसे दुनिया के आखिरी सिरे तक हमारा ताकुब करना चाहिए था। लेकिन हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद हमारा पीछा करने की कोशिश नहीं की गई थी। कश्ती अब फिर किनारे के साथ साथ सफर करती रही। बेकांग इस खित्ते का सबसे बड़ा दरिया था जो तिब्बत की बर्फपोश चोटियों से शुरू होकर सैकड़ों मील के फासले तय करता हुआ खलीजे श्याम तक जा गिरता था। इस खित्ते का सबसे बड़ा दरिया जो तिब्बत की बर्फपोश चोटियों से शुरू होकर सैकड़ों मील का फासला तय करता हुआ खलीज श्याम में जा गिरता था। ये दरिया कई मुल्कों के दरमियान सरहद का काम भी देता था। पहले लाओस और थाईलैंड, फिर लाओस और गोल्डन ट्राइएंगल और अब हम लाओस और बर्मा की सरहदों के दरमियान इस दरिया में सफर कर रहे थे। थाई की लाश कश्ती के फर्श पर रखी हुई थी। बुम्मा इस वक्त उस लाश ही के बारे में बात कर रहा था। उसकी बात गलत नहीं थी। हम थाई की लाश को साथ साथ लेकर नहीं फिर सकते थे। बुम्मा ने कश्ती का इंजन बंद कर दिया। कुछ दूर जाकर कश्ती रुक गई। उफा ने अपने बैग में से एक चादर निकालकर बुम्मा की तरफ बढ़ा दी। मैंने और बुम्मा ने थाई की लाश को चादर में लपेटकर इस तरह गिरे लगा दी कि चादर खुल ना सके और फिर हम दोनों ने लाश उठाकर बड़ी आहिस्ते से पानी में उतार दी। कुछ देर तक सफेद चादर पानी की सतह पर नजर आती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता तह में गायब होती चली गई।
मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। माँ बाप के बाद चाचा प्रताप सिंह ने मुझे सहारा दिया था। वो ना रहा तो था ही आगे आ गई। उसने मुझे एक नई जिंदगी दी और बिलाखिर आज वो अजीज हस्ती भी मुझसे पिछड़ गई। हर कोई अपने अपने अंदाज में थाई के लिए दुआ मांग रहा था। मुझे हिचकियां भरते देखकर जानकी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं बेख्तियार उससे लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। बूमा भी मेरा कंधा थपथपा रहा था। हम तकरीबन 15 मिनट तक वहां रुके रहे। बूमा ने बोट का इंजन स्टार्ट कर दी और हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया। रात बीत गई, वो फूट रही थी। दरिया के किनारे पर जंगल और पहाड़ियां अब वाज़ेह होने लगी थी। बूमा मुतजस्सिस नजरों से चारों तरफ देख रहा था। तकरीबन 1 घंटा मजीद सफर करने के बाद वो कश्ती को बर्मा की सरहद वाली साइड पर बिल्कुल किनारे पर ले आया। यहाँ छोटी छोटी चट्टानें थी और वो कश्ती को इन चट्टानों के अंदर एक तंग सी खाड़ी में लेता चला गया। ये खाड़ी आगे जाकर मजीद तंग हो गई थी, जिसे दोनों तरफ से झुके हुए गुंजान दरख्तों ने इस तरह ढांप रखा था कि फजा से इस खाड़ी की मौजूदगी का पता नहीं चल सकता था। हम ठीक जगह पहुंच गए, बूमा ने कहते हुए इंजन बंद कर दिया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही और बिलाखिर रुक गई। बूमा ने रस्सी का आंकड़ा एक दरख्त की झुकी हुई मोटी शाख से लपेट कर फंसा दिया। ये कौन सी जगह है? मैंने सवारिया निगाहों से उसे देखा। यहाँ से आगे बर्मा का एक सरहदी कस्बा है, कैंगलाब, बूमा ने जवाब दिया। 1-2 रोज उस कस्बे में रुकने के बाद हम रियासत शान से होते हुए मंडाले और वहां से आसाम की तरफ निकल जाएंगे। आसाम? ये कहाँ है? मैंने पूछा। आसाम पहले एक आजाद रियासत हुआ करती थी, लेकिन फिर ताकत के बलबूते पर हिंदुस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। आसाम के बाशिंदों ने आज तक इस तसल्लुत को तस्लीम नहीं किया। आसाम के बाशिंदों ने आज तक उस तसल्लुत को तस्लीम नहीं किया। यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ आज़ादी की तहरीकें चलती रहती हैं। नागा कबाइल ने तो रोजे अव्वल ही से ऐलान जंग कर रखा है। ये वह तहरीक है जो 40 साल गुजरने के बाद आज भी पूरी शदोमत के साथ जारी है। कुछ खित्ते पर उनका कब्जा है, जिसे नागालैंड का नाम दिया गया है। नागालैंड की मुसल्ला मुज़ाहमती तहरीक ने हिंदुस्तान को नाको चने चबवा रखे हैं। तो तुम आसाम में क्या करोगे? मैंने पूछा। हो सकता है कुछ अरसा आसाम में रहने के बाद हम हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों की तरफ निकल जाएं। बूमा ने जवाब दिया। तुम भी हमारे साथ चलो। तुम लोग अगर चाहो तो कवाई रिवर के रास्ते थाईलैंड का रुख कर सकते हो। वो रास्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल महफूज रहेगा। नहीं दोस्त, मैंने जवाब दिया। अब मेरी मंजिल ना हिंदुस्तान है और ना थाईलैंड। क्या मतलब? बूमा ने मुझे घूरा। तो फिर कहाँ जाना चाहते हो? शाओलिन टेम्पल, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुना है वहाँ मार्शल आर्ट्स के बड़े बड़े नामी ग्रामी मास्टर मौजूद हैं। मैं इस फन में महारत हासिल करना चाहता हूँ। इसके बाद ही कोई फैसला करूंगा। शाओलिन टेम्पल के बारे में मैंने बैंकॉक में बहुत कुछ सुना था। शाओलिन टेम्पल मार्शल आर्ट से लगाव रखने वाले हर शख्स का ख्वाब था। महाराज ने भी कुछ अर्सा वहां गुजारा था। वो मुझे शाओलिन टेम्पल भेजना चाहते थे, लेकिन मैं दारा के चक्कर में कुछ ऐसा उलझा था कि इसके अलावा हर बात जहन से निकल गई थी। किम को तो मैंने अपने हाथों से चिलनी कर दिया। चीफांग भाग निकला था और दारा के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि गोली खाकर खड़ में गिरने के बाद वो खत्म हो गया था या जिंदा बच गया था। वैसे मेरे ख्याल में दारा जैसे लोग आसानी से नहीं मरते। अगर वो जिंदा बच गया था तो उससे कहीं ना कहीं आमना सामना जरूर होगा। शाओलिन टेम्पल? बूमा ने हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। अगर मन में लगन हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बूमा ने कहा, लेकिन ये एक लंबा सफर है। बेहतर इस कठिन सफर पर रवाना होने से पहले 1-2 दिन हमारे साथ कैंगलाब में आराम कर लो, उसके बाद रवाना हो जाना। ठीक है, मैं तुम्हारा ये मशवरा मान सकता हूँ, मैंने कहा। कश्ती उस खाड़ी में छोड़ दी गई और हम पहाड़ियों में तंग और दुश्वार गुजार रास्तों पर चलने लगे। ये सरहदी इलाका था, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस से आमना सामना होने का अंदेशा था, लेकिन बूमा के कहने के मुताबिक इस किस्म का कोई इम्कान नहीं था। इस इलाके के कबायली भी बर्मा की हुकूमत से बरसरे पैकार थे। या किसी कबायली गोरिल्ला दस्ते से आमना सामना तो हो सकता था, लेकिन हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस से तसादम का कोई अंदेशा नहीं था। कैंगलाब कोई कस्बा नहीं था। 40-50 घरों पर मुश्तमिल एक कबायली बस्ती थी। इन लोगों का ताल्लुक शान कबीले से था। ये बर्मा का सबसे बड़ा कबीला था और यही इन इलाकों में हुकूमत से बरसरे पैकार थी। ये कबायली जंगजू ही नहीं, बड़े मेहमान नवाज भी थे। पहले तो हमें घेरे में ले लिया गया और बाद में जब पता चला कि हम गोल्डन ट्राई एंगल से फरार होकर आए हैं तो उन्होंने हमें हाथों हाथ लिया। कबीले के सरदार की उम्र 60 साल से कम नहीं थी, लेकिन उसकी सेहत काबिले रिश्क थी। उसने हमारे लिए एक बड़ा झोंपड़ा खाली करवा दिया और हमारी खातर मदारत का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त धूप निकल आई थी। हम बुरी तरह थके हुए थे और चाहते थे कि खा पी कर सो जाएं, लेकिन सरदार बातों के मूड में था। वो एक निशस्त में हमारे बारे में सब कुछ मालूम कर लेना चाहता था। बूमा खुद बर्मा का रहने वाला था। वो सरदार से बातें करता रहा और मैं चटाई पर लेटकर सो गया। मेरी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। जानकी वगैरह सो रही थी, बूमा झोंपड़े में नहीं था। मैं कुछ देर चटाई पर लेटा रहा और फिर उठकर झोंपड़े से बाहर आ गया। सामने दरख्तों के नीचे एक चबूतरे पर कुछ लोग बैठे थे। उनमें बूमा भी था और कबीले का सरदार भी।
मुझे झोंपड़े से बरामद होते देखकर वो लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। आओ यहीं आ जाओ, बुम्मा ने इशारा किया। मैं छोटे छोटे कदम उठाता हुए चबूतरे के पास पहुंच गया। मेरे लिए जगह बना दी गई और मैं सरदार के करीब बैठ गया। और बैठने के बाद ये एहसास हुआ कि वहां मर्द ही नहीं 4-5 औरतें भी थी और उन औरतों के जिस्म पर लिबास बराए नाम ही था। इस कबीले के लोग बड़े मेहमान नवाज साबित हुए। हमारी खिदमत खातर में उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। ये अगरचे गरीब लोग थे लेकिन हमारे आरामो ताम का बहुत ख्याल रखे हुए थे। इनकी मईशत का दारोमदार खेती बाड़ी पर था। ये पहाड़ों में घिरे हुए छोटे छोटे मैदानों का सीना चीर कर अनाज पैदा करते। चावल इनकी बड़ी फसल थी। जो अनाज जरूरत से ज्यादा होता वो करीबी शहर में जाकर बेच देते, जिससे मिलने वाली रकम से जिंदगी की दीगर जरूरियात का सामान खरीद लिया जाता। इस कबीले में रहते हुए 4 दिन गुजर गए। इसी दौरान में मैं अजीब मुसीबत में गिरफ्तार रहा। अबनूसी रंगत की नंग दड़ंग औरतें मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती और अजीब सी नजरों से मुझे देखती। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा था, मैं था ही कुछ ऐसा। 5 फुट 8 इंच के करीब कद, गोरी चिटी रंगत और कसरती जिस्म। 2-3 औरतें तो ऐसी भी थी जो मेरे करीब आकर मेरे बाजुओं के मसज और सीने को टटोल कर देखती। उस वक्त उनकी आंखों में अजीब सी चमक देखने में आती थी। ऐसी 1-2 मौके पर जानकी ने भी देख लिया था। ये सूरत यकीनन उसे पसंद नहीं थी। वो उन औरतों को तो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन मुझे ये कहती रहती थी कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। उस रोज भी शाम को उसने मुझसे यही बात कही तो मैं घूर कर उसकी तरफ देखने लगा। हमें से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं और तुम यानी हम दोनों, जानकी ने बानीखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। क्या समझते हो मैं तुम्हें तनहा छोड़ दूंगी? मेरी तो कोई मंजिल नहीं है जानकी, मैंने कहा। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। अब तुम शायद थाईलैंड जाना तो पसंद करोगी, लेकिन एक मर्तबा तुमने बताया था कि हिंदुस्तान में भी तुम्हारे बहुत से रिश्तेदार मौजूद हैं। तुम अगर चाहो तो बूमा वगैरह के साथ जा सकती हो। ये लोग भी तो उसी तरफ जा रहे हैं। बहुत खूब। जानकी के होंठों पर बानीखेज मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारा काम हो गया तो मुझसे जान छुड़ा लेना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो, थाई की तरह मुझे मौत ही तुमसे जुदा कर सकेगी। तुमने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है जानकी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैंने कहा। लेकिन मैं अब तुम लोगों को मजीद आजमाइश में नहीं डालना चाहता। ये एक बेहतरीन मौका है, तुम अपने लिए एक पुरसुकून रास्ते का इंतखाब कर सकती हो। अगर तुमने मेरे साथ जाने की जिद की तो सोनिया की तुम फिक्र मत करो। जानकी ने मुस्कुराते हुए बात काट दी। वो बूमा और ऊफा के साथ जा रही है। दरअसल उसके ज़हन में ये बात मैंने ही बिठाई थी कि हमारे साथ रहकर वो अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। वो अपनी माँ के कत्ल का बदला लेना चाहती थी तो वो ले चुकी, उसका इंतकाम पूरा हो गया। हमारे साथ मारे मारे फिरने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो ऊफा के साथ हिंदुस्तान चली जाए, वहाँ उसे आसानी से सेट होने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी ऊफा के बच्चे से वो बहुत मायूस हो चुकी है और वो उससे अलग नहीं होना चाहती। और उसने तुम्हारी बात मान ली? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। कैसे ना मानती? जानकी के ऊँटों की मुस्कुराहट और गहरी होगी। हमारे साथ रहती तो कबाब में हड्डी ही बनी रहती। क्या बकवास है तुम? कुछ नहीं। जानकी ने जल्दी से मेरी बात काट दी। कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही मुहावरतन कह दिया था। शायद इस मौके पर मुझे कुछ और कहना चाहिए था। तुमने वही कह दिया जो तुम्हारे दिल में था। लेकिन तुम जानती हो? हाँ भाई, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसने एक बार फिर मेरी बात काटी। कोई औरत भी अपनी इज्जत की इस तरह हिफाजत नहीं करती होगी जिस तरह तुम। वो बकवास करती रहती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था। न जाने क्यों मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गई थी। मेरे जहन में सोनिया का ख्याल उभर आया था। गार में हमारी वो आखिरी रात थी जब सोनिया ने मेरा भरम तोड़ दिया था। क्या हुआ? मेरी बात बुरी लगी क्या? जानकी ने कहा। ओह नहीं, मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। न जाने क्यों इस वक्त थाई का ख्याल आ गया था। मैंने बात टालने के लिए झूठ बोला। थाई? जानकी के मुंह से गहरा सांस निकल गया। उसे तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। थाई के जिक्र से हम दोनों उदास हो गए। जानकी ने ठीक ही कहा था, थाई को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। उस रात हम सरदार के झोंपड़े में थे। ये उस बस्ती का सबसे बड़ा झोंपड़ा था। सरदार ने हमें खास तौर पर रात के खाने पर मदऊ किया था। उस दावत में कबीले का कोई और फर्द शरीक नहीं हुआ था सिवाय सरदार के अपने घर वालों के। और सरदार के घर वालों में उसकी 3 अदद बीवियां और 4 बेटियां भी शामिल थी। उसका कोई बेटा नहीं था। एक भाई था जो उम्र में उससे 10 साल छोटा था और सरदार के मरने के बाद कबीले की सरदारी का दावेदार था। ये अल्फाज दीकर उसे वली अहद कहा जा सकता था, लेकिन इस दावत में वो वली अहद भी शरीक नहीं था। और फिर इस दावत में ये तय हुआ था कि बूमा, हूफा और सोनिया सुबह सवेरे मंडाले के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ से वो आसाम की सरहद की तरफ निकल जाएंगे। खाने के बाद हम देर तक सरदार के झोंपड़े में बैठे रहे। मुझे वहाँ उलझन इसलिए भी थी कि सरदार की तीसरी और नौजवान बीवी मुझसे चिपकी बैठी थी। उसकी इस तरह बैठने पर अगरचे किसी और को एतराज नहीं हुआ था, मगर जानकी बार बार मुझे घूर रही थी। मैं अपने झोंपड़े में आया तो जानकी भी मेरे पीछे ही चली आई थी। इस बस्ती में बेकारी ने मुझे थका दिया था। चटाई पर लेटते ही मैं सो गया।
सुबह 6 बजे हमें जगा दिया गया। बुम्मा वगैरह रवानगी के लिए तैयार हो चुके थे। हम बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। सोनिया भी मुझसे लिपट गई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगी, वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली। वो चंद लम्हात तो मेरी जिंदगी का सरमाया है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। मेरी गनपट्टियां सुलग उठी। मैंने उसे बाहों से पकड़कर अपने से अलग किया और उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। अपना ख्याल रखना और इन दोनों के साथ ही रहना। मुझे यकीन है तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल जाएगा। सोनिया को छोड़कर मैं बूमा की तरफ मुतवज्जो हो गया। 4 साल पहले तुम मंडाले ही से भागे थे। वहां की पुलिस तुम्हें अभी तक नहीं भूली होगी। हो सकता है जनरल खुराड़ ने भी वहां अपने तरियाड़ के एजेंटों को तुम्हारे बारे में इतला दे दी हो। तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। सब कुछ मेरे जहन में है, बूमा ने जवाब दिया। हम मंडाले जाने की बजाय मोगो की तरफ निकल जाएंगे और वहां से अछाल का रुख करेंगे। उसके बाद हमें कोई खतरा नहीं होगा। हम बस्ती से निकलकर तकरीबन 20 मील दूर उनके साथ गए। सरदार ने अपने कबीले के 2 आदमी उनके साथ कर दिए थे जो आसाम की सरहद तक उनके साथ जाते। बुम्मा वगैरह के जाने के बाद मैं उस बस्ती में कुछ और वहशती महसूस करने लगा। मैंने एक बात खास तौर से नोट की थी कि कबीले की चंद जवान औरतें खूनख्वार बिल्लियों की तरह मुझे घूरती रहती थी। उन्हें मैंने अक्सर अपने इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखा था। यूं लगता था जैसे वो किसी भी लम्हे मुझ पर झपट पड़ेंगी। उनकी किसी मुमकिन कार्रवाई से बचने के लिए मैं हर वक्त जानकी के साथ चिपका रहता था। हमें 2 दिन और यहाँ रहना पड़ा और वक्त काटना मेरे लिए महाल हो गया। जानकी की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ ना थी। हम दोनों जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहते थे, लेकिन सरदार की मर्जी के बगैर जाना मुमकिन नहीं था। पिछली रात हमने चोरी छपे भागने का प्रोग्राम भी बनाया था, लेकिन ये सोचकर इरादा बदल दिया कि अगर पकड़े गए तो न जाने ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। अब जो मैं अपना मेहमान बनाए हुए थे, भागने की कोशिश की सूरत में ये कोई गलत मतलब अखज़ ना कर लें। और फिर हमें ये भी मालूम नहीं था कि मैं जाना किस तरफ है। पहाड़ों में भटकते रहने का कोई फायदा नहीं था। अगले रोज मैंने खुद सरदार से बात की और उससे रुखसत होने की इजाजत मांगी। सरदार तो चंद रोज और हमें अपना मेहमान बनाए रखना चाहता था, लेकिन मेरे इसरार पर उसने अगले रोज सुबह हमें जाने की इजाजत दे दी। और फिर उसी रात वो हुआ जिसका मुझे धड़का लगा हुआ था। रात के खाने के बाद सरदार हमारे झोंपड़े में आ गया। थोड़ी देर बाद 2 लड़कियां मशरूबात ले आईं। ये मशरूबात हम रोजाना ही पीते रहते थे, लेकिन आज इसका जायका कुछ बदला हुआ था। बड़ी मसूर कुन महक थी उसमें। मशरूब पीने के थोड़ी देर बाद मैं अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। नशा सा छा रहा था, लेकिन ये नशा ऐसा नहीं था कि मैं मदहोश हो जाता। उसके बरक्स मेरे अंदर अजीब सी तवानाई पैदा हो गई थी। अलबत्ता दिमाग में होने वाली सनसनाहट ने सोचने समझने की तमाम सलाहियतें सल्ब कर डाली। मैंने जानकी की तरफ देखा। उसने चटाई पर लेटकर आंखें बंद कर ली। मैंने अपने करीब खड़ी हुई लड़की को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में गिर गई। सरदार उठकर बाहर चला गया और उसके फौरन बाद 5-6 लड़कियां गोल बयाबानी की तरह शोर मचाती हुई झोंपड़े में दाखिल हुई। और फिर यूं लगा जैसे वो सब मुझ से लिपट गई हूं। मेरे हाथ भी हरकत में थे। मैं कभी एक को अपनी तरफ खींचता और कभी दूसरी को। वो बड़ी अजीब रात थी। मैं होश में होते हुए भी मदहोश था और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। अलबत्ता सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिमाग पर छाया हुआ गुबार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। जानकी को अपने करीब बैठे देखकर मैं एक झटके से उठ गया और उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरे जिस्म पर लिबास नहीं था। जानकी बड़ी खुशमगीन नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरी नजरें झुक गईं। ये कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ, सरदार ने कहा है कि हम 1 घंटे बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जानकी ने करीब चटाई पर पड़े हुए कपड़े मेरी तरफ फेंके और उठकर चली गई। मैं उठकर जल्दी जल्दी लिबास पहनने लगा और इस वक्त मेरी नजर झोंपड़े की दीवार के करीब सोई हुई एक बेलिबास औरत पर पड़ी। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मैं लिबास पहनकर बाहर आ गया। सामने ही 5-6 औरतों के साथ जानकी भी खड़ी थी। उन औरतों के स्याह होंठों पर मुस्कुराहट थी और जानकी की आंखों में गोया खून उतर आया था। वो मेरा बाजू पकड़कर तकरीबन खींचती हुई सरदार के झोंपड़े में ले गई। हमने नाश्ता किया और सरदार के साथ बाहर आ गए। 2 आदमी हमारे साथ जाने को तैयार थे। जानकी ने बैग के स्ट्रैप दोनों कंधों पर डालकर पुश्त पर लाद लिया और अपनी राइफल उठा ली। मैंने भी अपनी राइफल उठाकर कंधे पर लटका ली। वो दोनों आदमियों ने थैलों में खाने पीने का सामान उठा रखा था। एक थैले में शायद कपड़े वगैरह थे। ये दोनों आदमी सरहद के उस पार मेकांग तक तुम्हारे साथ जाएंगे। सरदार ने उन दोनों की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए कहा, उससे आगे तुम्हारी सवाबदीद पर मुनसर है कि तुम लोग अपना सफर किस तरह जारी रखते हो। और थैले में कुछ चीजें हैं। उसने एक कबाइले के कंधे पर लटके हुए थैले की तरफ इशारा किया। ये चीजें दरियाए मेकांग पार करने के बाद तुम्हारे काम आएंगी। सरदार ने बड़ी गर्मजोशी से हमसे हाथ मिलाया। ख्याल था कि आसपास खड़े हुए मर्द और औरतें भी मुआनका करने के लिए आगे आएंगे, मगर खैरियत गुजरी। उनमें से कोई भी आगे नहीं आया था। अलबत्ता उन औरतों के होंठों पर मुस्कुराहट थी जिन्होंने गुज़िश्ता रात मुझे खसूटा था।
हम बस्ती से निकलकर दरख्तों में कुशादा पगडंडी पर चलने लगे। दोनों कबायली आगे थे, मैं और जानकी उनके पीछे चल रहे थे। जानकी का थोबड़ा फूला हुआ था, वो मुझसे कोई बात भी नहीं कर रही थी। मैं समझ रहा था कि वो मुझसे नाराज है और नाराजगी की वजह भी वादे थी। मैंने फिलहाल खामोश रहना ही मुनासिब समझा। हम दोपहर तक रुके बगैर चलते रहे। मुसलसल बुलंदी की तरफ चलते हुए हमारे सांस फूल गए थे। जानकी कुछ देर बाद ही थक गई। एक मर्तबा वो पत्थरों पर फिसल कर लड़खड़ाई भी थी। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कुछ कहे बगैर मेरा हाथ थाम लिया और मेरे साथ चलती रही। वो दोनों कबायली हमसे तकरीबन 20 गज आगे थे। उन्होंने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन एक मर्तबा गिरते हुए जानकी के मुंह से हल्की सी चीख निकली तो वो रुक कर पीछे देखने लगे। मैं जानकी का हाथ पकड़े खींचता हुआ उनके करीब पहुंच गया। जानकी बुरी तरह हाँप रही थी। उनमें से एक कबायली इधर उधर देखने लगा, फिर एक तरफ इशारा करते हुए शांत जबान में कुछ कहा। उसकी जबान तो मेरे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन मफहूम समझ गया। हम लोग सागवान के दरख्तों के नीचे आ गए। जानकी एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई। उसने दोनों टांगे आगे को फैला रखी थी और वो तेज तेज सांस ले रही थी। 15-20 मिनट बाद एक कबायली ने हमारे सामने खाना रख दिया। तलब वो खुश्क गोश्त और मोटी मोटी रोटियां थी। हम कई घंटों तक मुसलसल चलते रहे थे। सुबह को खाया पिया हजम हो चुका था। इस वक्त बड़े जोर की भूख लग रही थी। पेट भरकर खाना खाते ही सुस्ती तारी होने लगी। जानकी तो बाकायदा ऊँघने लगी थी। हमें यहाँ पड़ाव डाले हुए 1 घंटा हो चुका था। वो दोनों कबायली अपने बैग संभाल कर उठ खड़े हुए। उन दोनों के पास 303 की पुरानी राइफलें थी। आज के दौर में जहाँ जाती हिफाजत के लिए भी जदीद तरीन असला इस्तेमाल हो रहा था, वहाँ इन फरसूदा राइफलों की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। लेकिन बहरहाल उनसे भी गोली निकलती थी जो किसी इंसान या जानवर को मौत के घाट उतार सकती थी। मैंने जानकी को झंझोड़ कर जगाया और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खींचने लगा। हम में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। मैं तो अपनी जगह शर्मिंदा था और इस नदामत में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जानकी सख्त नाराज थी। शायद वो ये समझती थी कि गुज़िश्ता रात जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी मर्जी भी शामिल थी। हम मधुसूर बुलंदी की तरफ जा रहे थे। दरख्त अब कुछ कम होते जा रहे थे। संगलाक चट्टानें थी जो धूप से तप रही थी। पसीने से मेरा लिबास तर था। गर्दन और पुश्त पर केंचुए से रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। जानकी की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ ना थी। वो बार बार बेबस निगाहों से मेरी तरफ देख रही, लेकिन जबान से एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। मैं भी उसका हाथ पकड़े खामोशी से उसे खींचता रहा। वो कबायली बड़े सख्त जान थे। लगता था ये कठिन सफर उन पर किसी तरह भी असरअंदाज नहीं हो रहा था। वो दोनों हमसे आगे आगे चलते रहे थे। अलबत्ता अब वो कभी कभी पीछे मुड़कर भी देख लेते थे। सूरज पहाड़ों के पीछे गायब हो गया था और अंधेरा फैलने लगा था। मेरा ख्याल था कि अब कहीं पड़ाव डाल दिया जाएगा, लेकिन वो कबायली चलते रहे। उनमें एक तो शान के अलावा और कोई जबान नहीं समझता था। अलबत्ता दूसरा चीनी और थाई भी मिली जुली बोल लेता था। मैंने उसे रुकने को कहा तो वो आगे इशारा करते हुए बोला, यहाँ नहीं, कुछ आगे जाकर रुकेंगे, वहाँ एक मुनासिब जगह है। और उसका कुछ आगे तकरीबन 1 मील के फासले पर साबित हुआ। उस वक्त अंधेरा गहरा हो चुका था। चट्टानों के दरमियान गिरी हुई वो हमवार जगह थी। जानकी ने बैग जमीन पर रखा और उसे तकिया बनाकर लेट गई। वो वाकई बहुत थक चुकी थी। मैं भी उसके करीब एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। खाने में वही तला हुआ खुश्क गोश्त और मोटी मोटी रोटियां जो इस वक्त तक सूख कर बुरी सी हो चुकी थी। शरीर भूख में यह खाना भी किसी मुर्गन गज़ा से ज्यादा लजीज साबित हुआ। दोनों कबायली हमसे काफी दूर जाकर बैठ गए। जानकी मेरे करीब ही लेटी हुई थी। जानकी, मेरी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। नाराज हो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। जानकी के लहजे में तंज था। मेरे सामने तो बड़े पारसा बनते हो और गुज़िश्ता रात तुमने जो कुछ किया उस पर तो मुझे खुश भी होना चाहिए। तुम समझती हो कि वो सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ था? मैंने कहा ना, यकीन करो जानकी, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरे साथ धोखा हुआ था। धोखा तो मेरे साथ किया गया था। जानकी बोली, मुझे मशरूब में कोई नशावर चीज पिलाकर बेहोश कर दिया गया और तुम रात भर उन काली भजंग चड़ेलों के साथ गुलछड़े उड़ाते रहे हो। ये गलत है। मैंने जवाब दिया, मेरे मशरूब में भी कोई ऐसी चीज शामिल थी जिससे मैं बेहोश तो नहीं हुआ, मगर दिमाग में अजीब हालत थी। मेरे सोचने समझने की कुव्वतें खत्म हो गई थी और मैं उन औरतों के हाथों का खिलौना बना रहा। ये जो कुछ भी हुआ एक साजिश थी और इस साजिश में कबीले का सरदार भी शरीक था। क्या? वो उठकर बैठ गई। मैं सच कह रहा हूँ जानकी, मैंने जवाब दिया। मैं 2 दिन से देख रहा था कि 5-6 लड़कियां जैसे मेरी ताक में रहती थी। सरदार भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने उन लड़की को कभी मना नहीं किया। और गुज़िश्ता रात तुमने भी देखा था कि उन लड़कियों ने सरदार की मौजूदगी में हम दोनों को मशरूब पिलाए थे और फिर सरदार झोंपड़े से बाहर चला गया था। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हुआ सरदार की मर्जी से हुआ। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मुझे हैरत है ये किस किस्म के लोग हैं। गुज़िश्ता रात उन लड़कियों में सरदार की बेटी भी शामिल थी। हो सकता है ये भी मेजबानी का एक अंदाज हो। जानकी ने कहा, ये अच्छी मेजबानी है। मैंने गहरा सांस लिया। अपनी इज्जत दूसरों के कदमों में डाल देना बड़ी अजीब बात है।
अपनी अपनी रस्में होती हैं, जानकी बोली। बहरहाल कुछ भी हो, अब तो हम उन्हें बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मैंने कहा, मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुमने जबान तो खोली, सुबह से मुंह फुलाए हुए थी। गलतफहमी थी जो दूर हो गई, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, जानकी ने कहते हुए अपना सर मेरी गोद में रख दिया। देखो देखो, मैंने उसे पीछे धकेल दिया, अब तुम खुशफहमी में मुबतला हो रही हो।